बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल इनसाइड के साथ मैं हूं सज्जाद हुसैन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिलाकर हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम पास करवा ली। इमरान खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन एक और खिलाड़ी ने बड़ा अहम रोल अदा किया है और उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। और ये भी कहा जाता है कि PTI के चंद अरकान ने भी हुकूमत की सपोर्ट की। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं जनाब उमर फ़ारूक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। ये आम आदमी जानना चाहता है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई है, ये है क्या? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ये एक आम बंदा इसको कैसे समझेगा? जी, बड़ा आज आपने अच्छा सवाल पूछा जो कि आजकल के हालात के मुताबिक है। 26th अमेंडमेंट जो है बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पार्लियामेंट को मजबूत करने और जुडिशरी को लेस कंट्रोवर्शियल करने के लिए एक अटैम्प्ट है। और 26th अमेंडमेंट ऑब्वियसली सेनेट से पास हुई है और उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट से पास हुई है और सेनेट और पार्लियामेंट में हमारे मुंतखब करदा लोग ही बैठे हैं और सेनेट और पार्लियामेंट जो है हमारी कोलेक्टिव विजडम है, यानी कि इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की। तो बेसिकली 26th अमेंडमेंट का जो पर्पज़ है वो यही है कि एक तो सुओ मोटो जो है उसको वापस लिया जाए और दूसरा जो चीफ़ जस्टिस की उम्र की मयाद है उसका तयन किया जाए और तीसरा ये है कि चीफ़ जस्टिस की बज़ात ख़ुद अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ से हो। तो इन समरी 26th अमेंडमेंट बेसिकली यही है। बाद में फिर इस अमेंडमेंट के अंदर मुख्तलिफ शिकायतें भी डाली गई हैं जिसमें जुडिशल कमीशन का क़याम, उसकी फॉर्मेशन भी शामिल है, लेकिन जो तीन मेजर बातें मैंने आपको बताई हैं वो ही 26th अमेंडमेंट। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किस तरह से सिलेक्शन करेंगे? कितने जजेस के नाम आएंगे और कौन कौन से अभी सीनियरिटी पे आ रहे हैं? जी, मैं इसका प्रोसीजर पढ़ रहा था और प्रोसीजर ये था कि पहले तो ये होते थे कि सीनियर मोस्ट जो जज होते थे सज्जाद साहब वो अपॉइंट होते थे। जी, अब ऐसा है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके नाम भेजेंगे, जैसे कि जस्टिस फायज़ ईसा हैं, उन्होंने 3 नाम भेज दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी तश्कील होगी और हो भी चुकी है जी। और उसमें 8 मेंबर्स जो हैं वो आपके होंगे नेशनल असम्बली के और 4 मेंबर्स जो होंगे सेनेट के होंगे। जो 8 मेंबर नेशनल असम्बली में उसमें 4 अपोजिशन के होंगे और 4 जो हैं ट्रेजरी के होंगे और सेनेट में भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और फैसला जो है जज का जिस वक्त वो नाम तीनों आ जाएंगे तो फिर वो कमेटी उसके ऊपर बैठ के डिबेट करेगी और डिबेट करने के बाद जो मेरिट पे फैसला वो करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी से वो एक नाम फाइनलाइज कर लेंगे। वो नाम फाइनलाइज करके वो भेज देंगे आगे और फिर प्राइम मिनिस्टर उस पर साइन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साइन करने के बाद गालबन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से फिर अप्रूव होके वो चीफ जस्टिस जो है हमारे अपॉइंट हो जाएंगे। जी। तो ये सर सादा इनकी उम्र का भी सुनने में आ रहा था कि जी 3 साल जो है इनके लिए वो होगी, इनकी टेन्योर होगी सर्विस की। अगर उस सर्विस में आप रिटायर हो जाते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और अगर आपके अभी 3 साल हैं तो आप वो 3 साल की सर्विस पूरी कर सकते हैं। तो 3 साल की जो मयाद है बेसिकली वो मुकर्रर की गई है दिस फॉर द सर्विस ऑफ अ चीफ जस्टिस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने गुज़श्ता काफ़ी दिनों से देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुकूमत ने भी काफ़ी मुलाकातें की हैं, प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के वफद ने की हैं और PTI काफ़ी दिनों से उनसे मुलाकात करके और एक याराना सा हमें नज़र आता था। और ये जब बिल पास हुआ तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का सारा पलड़ा तो चला गया हुकूमत के उसमें। तो इसको किस तरह देखते हैं कि इन फ्यूचर कोई ऐसा बेनिफिट या कुछ ऐसा है आपकी नज़र में जिस पे मौलाना साहब ने एग्री किया हो? देखिए, सवाल तो आपका हक बजानिब है और इंसान का ज़हन है, सोचता है, हर तरफ सोचता है, लेकिन अभी फ़िल वक्त अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझे इसमें विनर लग रहे हैं, क्योंकि देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उन्हीं को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाकी भी सारे उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज एज अ आर्बिट्रेटर उन्होंने बीच में काम किया है और एक मुश्किल सिचुएशन को उन्होंने जो है स्मूथ किया, आयरन आउट किया।
तो अगर देखा जाए तो मौलाना ने जो ये काम किया तो उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। अब आगे उनके लिए क्या है क्या नहीं है वो तो आने वाले दिन और वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेंडमेंट में इस कामयाबी से इसको तकमील तक पहुंचा देने में मौलाना का बड़ा हाथ है। और अगर पीटीआई के 4 अरकान जैसे आप बता रहे हैं उन्होंने वोट भी किया है, आज़ाद अरकान ने, और उसके अलावा जिस तरीके से वो सारे सेशंस में मौलाना के साथ रहे, तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई की मर्ज़ी बीच में शामिल थी इन अ सेंस कि एक तो वो पार्लियामेंट्री सेशंस में मौजूद थे, फिर जिस तरह का ड्राफ्ट उनको चाहिए था वो भी मौलाना ने करवा के दिया, और मौलाना ने ख़ुद ये बात कही कि हाँ मेरे हाथ में जो ये ड्राफ्ट है ये फ़ाइनल है और आफ्टर डिस्कशन है। तो मौलाना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और इस अमेंडमेंट को पास करवाया। तो इसमें कुछ आईनी अदालतों पे भी इनका कुछ डेडलॉक था कि वो नहीं होनी चाहिए इस तरह का, हाँ, उस पे फिर पीटीआई ने कुछ जी उस पे एग्रीमेंट किया कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं वैसे। जी सजाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी वो ज़रा हो जाती है, क्या इसको कहा जा सकता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उनका ये मौक़िफ़ था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा तो हम कर लेंगे। उनका ये ख्याल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वो नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उस वक़्त ये चीज़ें चल रही थी कि 2 चीफ़ जस्टिस होंगे। अभी तक जो मेरी समझ में स्ट्रक्चर आया है वो तो यही आया है कि जो चीफ़ जस्टिस होंगे वो देखेंगे उसको क्रिमिनल मैटर्स को, और जो दूसरे मुकदमात होते हैं सिविल मैटर्स को, और जो दूसरे हैं वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल उसको। तो आईनी जो बेंचेस बनाए गए मेरी नज़र में तो वो आईनी अदालत ही है, क्योंकि हैं तो वो जजेस ही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मैटर्स हैं वो वहीं जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मींस यूजुअली पॉलिटिकल मैटर्स। तो चीज़ तो वही बनी है, लेकिन ये है कि पीटीआई ने पहले कहा था कि हमें इस तरह नहीं इस तरह चाहिए, उसके बाद वो बैकफुट पे चले गए। आपको याद होगा कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उन्होंने कहा हाँ बस अब हम करीब करीब पहुंच गए हैं, तकरीबन ये सब कुछ हो गया है। उसके बाद ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनको ज़ोर का डांटा है, ये कहीं गए हैं मिलने किसी को और शायद अडयाला की तरफ गए हैं, वहाँ से उनको थोड़ी सी डांट पड़ गई कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मुझे निकालो मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और तुम लोगों को अमेंडमेंट्स की पड़ी हुई है। तो बहरहाल ये सियासत में निकालो का वर्ड बड़ा है, मुझे क्यों निकाला और मुझे निकालो। जी हाँ, पाकिस्तानी तो सियासत के अंदर ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। जी हाँ, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स खुद कह रही है मुझे भी निकालो। अच्छा, इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एक तो आईनी तरमीम हुकूमत ने की हैं, इसमें इनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरह चाइना अभी हमें कुछ $1 मिलियन वो दे रहा है, $1 बिलियन वो कर्ज की सूरत में मिलेंगे। इसके अलावा OIC का होना और इन फ्यूचर में IMF की जो डील है उसकी भी जो मज़ीद इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी हमें मिलेंगी। तो माशी लिहाज से अगर पॉलिटिकल सेटअप स्टेबल होता है तो क्या मईशत को स्टेबिलिटी मिलने में इसकी मदद दरकार होगी, इसकी मतलब कि मदद शामिल होगी इसकी, इस अमेंडमेंट की? जी सजाद साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है और हम पढ़ते भी आए हैं, आप भी माशाल्लाह बाइल्म शख्स हैं, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से बड़ी हद तक जुड़ी होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि अभी चाइना ने भी हमारे लिए हेल्प की है फाइनेंशियल, सऊदी अरेबिया ने भी की है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, इतना बड़ा शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे हमने आपके साथ मिलकर प्रोग्राम भी किया था, और उसके अलावा IMF का लोन भी मिला। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। अब जिस वक्त आपके सिर से ये चीज़ ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी। एक तरफ इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे एक कम से कम जो एक पैनिक फैला हुआ था, आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक गालिबन 8 अक्टूबर की बात है जब अक्सरियती बेंच ने एक फ़ैसला दिया था PTI सीट्स के मुतालिक, और फिर चीफ जस्टिस जो थे फ़ायज़ ईसा साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उन्होंने आई थिंक ही रोट अ लेटर टू द रजिस्ट्रार कि ये कैसे हुआ। उसके बाद फिर दोबारा अक्सरियती बेंच ने वजाहत दी और फिर CJ ने इस चीज़ को पूछा। तो कहने का मकसद ये कि आप देखें कि कितना ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी हो रही थी। अब इस अमेंडमेंट के बाद कम से कम ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए। जो सीटों का केस वो exactly. जो इलेक्शन कमीशन में तो कहने का मकसद ये है कि अब आप
ये इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पेश आई और 2 और सीनियर मोस्ट जजेस का नाम टेकअप करना पड़ा। अदरवाइज़ तो जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ अ वेरी आर्टिकुलेट, बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी भी जजेस हैं वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिकुलेट लोग हैं। जस्टिस मुनीब हैं या जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। अफरीदी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सीनियरिटी के अलावा आपको मेरिट का भी एक क्वालिफायर मिल गया, तो ये अच्छा हो गया। तो अगर अदालत में इस तरीके से जुडिशल बेंचेस बनने से और सीजे की अपॉइंटमेंट करने से जिसमें कुछ शेयरिंग पार्लियामेंट की हो गई है, क्या पता किसी आम आदमी के लिए केसेस जो इतने अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो हमारी अदलिया है वो मेरा मतलब है कि लोअर पोजीशंस की तरफ है, नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं है, 130th है या 139 जी, मतलब out of- 130 से नीचे ही हैं हम। एग्जैक्टली ये वैसे अलमिया ही है, ये जजेस को ये भी सोचना चाहिए। हाँ। इवन कि सुप्रीम कोर्ट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे अपनी जो इंसाफ की फ्राहमी और इसकी जो जस्टिस का जो सिस्टम इसको बेहतर करें ताकि हमारी पूरे वर्ल्ड में पोजीशन अच्छी हो। पोजीशन अच्छी हो। और मैं जो अगर इफ़ आई एम राइट तो मेरा ये ख्याल है कि जो इतने लाखों केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, शायद उसकी भी एक वजह हो सकती है। जी वो भी है, और मेरिट पे केसेस का हल करना वो भी बहुत बड़ा इंसाफ आप मेरिट पे करें बजाय कि किसी प्रेशर में आके Exactly. या किसी वो बाज़ हम सुनते हैं ना ट्रक चला गया और Exactly. थोड़ा हाँ सा जी, वो बिल्कुल। आप बाइसनेस का भी Biasness मुजाहरा से करते आ हैं, तो जाती इस सीट है। पे जब आप बैठ जाते हैं तो फिर आप ये चीज़ें ना सोचें, आपने जवाब देना है। बिल्कुल। अब देखिए ना 4 गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी में, 4 अपोजिशन के मेंबर्स हैं, इसी तरह सेनेट के जो 4 मेंबर्स हैं उसमें 2 अपोजिशन है, 2 ट्रेजरी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहले ये सारा काम जुडिशरी खुद करती थी और बहुत से मुल्कों में, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं, बहुत से मुल्कों में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं सीजे की अपॉइंटमेंट के लिए। मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें हो जाए, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए और कोई किसी को मतलब ये इसमें कोई दबाव में लाने वाली बात नहीं है। एक पार्टिसिपेशन उधर से भी हो रही है, एक पार्टिसिपेशन इधर से भी हो रही है। पार्लियामेंट आफ्टर ऑल लोगों का एक मुंतखब इदारा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो वहाँ की अगर पार्टिसिपेशन आ जाएगी तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी और खुशी की बात। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत जो है वो 26वीं आइनी तरमीम पास करवा चुकी है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा किस तरह से वो उठा सकती है या फिर अपोजिशन को इसका फ़ायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी अदलिया है वो एक आम आदमी को भी उस तरह ही इंसाफ देगी जिस तरह एक बाअसर आदमी को मिलता है और अपनी दर्जाबंदी जो है उसको वो बेहतर करेगी। मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।